नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टी बोर्ड ऑफ इंडिया, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बोरोइंग और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप इन सब चीज़ों को जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में एक बेहद सिंपल लैंग्वेज में इनको समझ पाएंगे। साथ ही साथ आप अपना MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे जो आपकी मदद करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टैकल करने में। आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपको इक्विप करेगी किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन को ट्रेस करने में, जिससे आप ये जान पाएंगे कोई क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है और उस टॉपिक को आपको कितनी डेप्थ में पढ़ना है, जिससे आप उससे जुड़े सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएँ। साथ ही साथ आपको कीवर्ड की बेसिक नॉलेज ये कैपेबल बनाएगी कि भाई आप PYQ से रिलेटेड जो भी UPSC क्वेश्चंस फ्रेम करती है उनको सोल्व कर पाएँ और एक नॉलेज बेस डेवलप कर पाएँ। एंड फाइनली आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर और रिवाइज भी कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू दी टी बोर्ड ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी टी बोर्ड के कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट देखनी है कौन सी ठीक और कौन सी गलत है। फर्स्ट इज टी बोर्ड ऑफ इंडिया इज ए स्टेचुटरी बॉडी। Second, it is a regulatory body attached to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Tea Board's head office is situated in Bengaluru. The board has overseas office at Dubai and Moscow. Which of the statements given above are correct? 1 and 3 only, 2 and 4 only, 3 and 4, 1 and 4. एट दिस पॉइंट आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, उसको सोल्व करने की ट्राई कीजिए, then you can move towards answer and analysis part. You can see D is the right answer। और आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि सिर्फ दो ही स्टेटमेंट ठीक हैं चार में, यानी दो तो पक्का से गलत है। तो फर्स्ट इज टी बोर्ड ऑफ इंडिया इज ए स्टेचुटरी बॉडी, दैट इज करेक्ट। और फोर्थ इसके दो विदेश में जो ऑफिस हैं, एक दुबई और एक मॉस्को में है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में नहीं बल्कि कोलकाता में है। एंड देन ये रेगुलेटरी बॉडी अटैच्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से अटैच्ड है। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, 1953 में ये सेटअप की गई, लेकिन इसने काम करना 1954 में शुरू किया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में ये आती है। इसका मेन काम है टी इंडस्ट्री को इंडिया में डेवलप करना। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। विदेश में इसके दो ऑफिस हैं, दुबई और मॉस्को, जिनका काम है चाय के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। इस बोर्ड में टोटल 31 मेंबर्स हैं, जिनमें अलग अलग कैटेगरी से, जैसे पार्लियामेंट, टी ट्रेडर्स, टी ब्रोकर्स, कंज्यूमर्स, टी यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि होते हैं। इसको हर 3 साल में दोबारा से बनाया जाता है। मेन फंक्शन इसका ये है कि वही फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस यानी मदद देना चाय के कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए, चाय से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना और डाटा कलेक्ट करके उसको अच्छे से पब्लिश करना। हाल ही में इसने टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम लॉन्च की 2021 में, जिसका मेन काम ये है कि भाई प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी इंश्योर करना चाय की 2026 तक उसको इम्प्रूव करना। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू बैंक्स बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बैंक बोर्ड ब्यूरो के कंटेक्स्ट में यानी BBB कौन सी स्टेटमेंट्स ठीक है? द गवर्नर ऑफ RBI इज द चेयरमैन ऑफ बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स। कौन से ऑप्शंस ठीक हैं? 1 या 2, 2 3, 1 3, 1 2 3, यानी तीनों ही ठीक है। इन दिस केस करेक्ट आंसर इज B, यानी सिर्फ दो ऑप्शन ठीक है, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अगर आपको ये पता है कि भाई जो बैंक्स का बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसके चेयरमैन को सेंटर नॉमिनेट करता है, तो आप
इस ऑप्शन के ज़रिए भी इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई ए, सी और डी तो होंगे ही नहीं, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट अगर गलत है तो सिर्फ बी बचता है, सेकंड और थर्ड ठीक है। इसके बारे में प्री 2019 में क्वेश्चन आया था, एज इट इज़ कुछ लैंग्वेज चेंज थी, उसको आप देख सकते हैं लेक्चर 18 में, लिंक विल बी गिवन इन आई बटन। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू दी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के मामले में, यानी जो परिवर्तनीय बॉन्ड होते हैं, नीचे दी गई दो स्टेटमेंट में कौन सी ठीक या गलत है। एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, यानी जो बॉन्ड है उनको आप इक्विटी में चेंज कर सकते हो, तो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पे ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड, एंड द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर ए डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू rising consumer prices. Which of the statements given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. In this case दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं कि भाई जो कन्वर्टिबल बॉन्ड है उन पे आपको लोअर इंटरेस्ट यानी कम ब्याज दर मिलती है, क्योंकि उनका आपके पास कन्वर्ट करने का ऑप्शन रहता है इक्विटी में, इक्विटी मतलब शेयर वगैरह। सेकंड जो है कि भाई ये एक डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, किसको, बॉन्ड होल्डर को या फिर इन्वेस्टर को, इस चीज़ के अगेंस्ट राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, उसके अगेंस्ट। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एक स्पेशल टाइप के कॉरपोरेट बॉन्ड हैं जो किसी बॉन्ड होल्डर को ये ऑप्शन देते हैं कि भाई वो या तो अपने बॉन्ड को ऐसे के ऐसे मैच्योरिटी पे उसके रिटर्न में जो उसने अमाउंट है जो एग्रीमेंट हो रखा वो ले ले, या फिर उन बॉन्ड्स को कंपनी के शेयर में कन्वर्ट कर ले। जो कितने शेयर में कन्वर्ट कर सकता है, कितने रेट से कर सकता है, वो चीज़ें बॉन्ड खरीदते समय एग्रीमेंट में डिसाइड की जाती हैं। इसके कुछ खास फीचर ये हैं कि भाई इस पे आपको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है जैसे अदर बॉन्ड्स पे भी मिलता है। इसका जो कन्वर्जन रेशियो और रेट है वो पहले से ही डिसाइड होता है। कन्वर्जन मतलब अगर आप बॉन्ड्स को शेयर में कन्वर्ट करते हैं। कंपनी इन पे लो इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है क्योंकि इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में या कंपनी के स्टॉक या इक्विटी में और प्राइस राइज से बेनिफिट ले सकते हैं। इसीलिए ये एक डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन भी प्रोवाइड करते हैं राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस के अगेंस्ट, यानी अगर इन्फ्लेशन होता है तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपके जो पैसे का आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप बॉन्ड्स को शेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इन्फ्लेशन के साथ शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी और आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाई कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, यानी इन चार में से कौन सा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए कीमतों की स्थिरता बनाए रखता है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। D is the right answer. Simple, straightforward question, repeated question. Already similar question, बिल्कुल थोड़ी वर्डिंग चेंज थी, पूछा जा चुका है 2015 के प्रीलिम्स में। RBI की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन क्या है अगर आपको इसके बारे में जानना है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में इसके बारे में बात हो चुकी है। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन। उसके अलावा कुछ ऑप्शंस जो दे रखे हैं उनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये एक सरकार का मंत्रालय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसके दो डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका काम ये है कि भाई जायज़ कीमतों पे लोगों को खाने से जुड़े हुए अनाज वगैरह PDS के थ्रू मिले। PDS का मतलब यहाँ क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके ज़रिए लोगों को जायज़ कीमतों पे जिसको वो अफोर्ड कर सकें खाने पीने के अनाज मिले। सेकंड, जो किसान हैं उनको भी अच्छे दाम मिले उनकी फसलों के।
दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करता है, यानी कंज्यूमर से रिलेटेड कोऑपरेटिव्स, एसेंशियल कमोडिटी को अवेलेबल करवाना, स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स का उपयोग करना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरवर्ड मार्केट्स, कंज्यूमर वेलफेयर फंड आदि से डील करता है। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन एक सेटअप किया गया था, जो एक एडवाइजरी बॉडी थी, भारत सरकार ने सेटअप की थी 2014-15 के बजट में। क्यों? ताकि सरकार को फिस्कल रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ सजेशन दिए जा सके, जिससे वो अपने फिस्कल डेफिसिट को कम कर सके और उसको सस्टेनेबल लेवल पे मैनेज कर सके। इसने अपनी रिपोर्ट 2015 में सबमिट की थी। इसका मेन मैंडेट था कि भाई फिस्कल डेफिसिट को कैसे 3% कम किया जाए, और जो मेजर फूड सब्सिडीज हैं 3 प्रोडक्ट्स पे, फूड, फर्टिलाइजर, ऑयल, उनको कैसे धीरे धीरे कम किया जाए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल प्री 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, वहाँ हमने इसके बारे में बात की है। लिंक विल बी गिवन in I button, you can visit and watch. After that, in India, credit rating agencies are regulated by Reserve Bank of India. Second, the rating agency, popularly known as ICRA, is a public limited company. Number 3, Brickwork Ratings is an Indian credit rating agency. Which of the statements given above are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो हैं वो आरबीआई के नहीं बल्कि सेबी के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है इस क्वेश्चन में, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट अगर गलत है तो ये 3 ऑप्शन अपने आप गलत हो जाते हैं, यानी ये तो ठीक होंगे ही नहीं, देन बी बचता है। एनीवे, सेकंड जो है कि जो ये रेटिंग एजेंसी आईसीआरए है, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया की ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। डिटेल से देखते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती क्या हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्रेडिट रेटिंग किस चीज़ को बोलते हैं। क्रेडिट रेटिंग का मतलब है किसी भी बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ ए बोरोवर। बोरोवर मतलब जो कर्ज लेने वाला है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई स्टेट या सरकार भी हो सकती है, यानी बोरोवर कोई भी हो सकता है इनमें से। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या है कि भाई वो बोरोवर जो भी क्रेडिट ले रहा है, क्या वो उसको समय पे प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट पेमेंट बनेगी, जो इंस्टॉलमेंट बनेगी, उनको रिटर्न कर पाएगा या नहीं। इस चीज़ को जो एसेस करती हैं, यानी जो ये रेटिंग प्रोवाइड करती हैं, उनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बोला जाता है। इनको रजिस्टर और रेगुलेट करने का काम सेबी का है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं। नंबर 1 CRISIL, जिसको क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड बोला जाता है। ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की एक सब्सिडरी है, प्राइवेट कंपनी है, इंडिया की फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसको 1988 में सेटअप किया गया था। सेकंड इज़ ICRA, इसको 1991 में सेटअप किया गया था। ये मूडीज़ की सब्सिडरी है, इसको पब्लिक कर दिया गया था 2007 में। इसको पहले IICRA इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया। थर्ड इज़ केयर रेटिंग्स, यानी क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है, 1993 में सेटअप की गई। INDRA यानी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है, रेटिंग एजेंसी है। फिफ्थ इज ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु में बेस्ड है, प्राइवेट एजेंसी है। लास्ट इज SME रेटिंग एजेंसी, 2005 में सेटअप की गई, ताकि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनकी भी क्रेडिट वर्दीनेस को एनालाइज किया जा सके, रेट किया जा सके। ये एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। इस वीडियो में इतना ही। दैट इज़ ऑल। थैंक यू।